जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने सदिश बीजगणित या सदिशों का गुणन देखा था। तो आज हमारा एक नया ही टॉपिक है जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामितीय समतल एवं सरल रेखा। तो ये एक चैप्टर है हमारे बुक का, हमारे सिलेबस का। तो ये आज हम इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे, इसमें समझेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या क्या देखने वाले हैं आज। तो आप जैसे कि आपको तो मालूम होगा, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि त्रिविमीय ज्यामिति क्या होती है, त्रिविमीय ज्यामिति क्या होती है, समतल क्या होता है, सरल रेखा क्या होती है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम दिशा कोण, दिक कोज्याय, दिक अनुपात, दो बिंदुओं के बीच की दूरी या सदिश पर कोई रेखा पर प्रक्षेप, समतल पर प्रक्षेप, ऐसी काफी सारी चीजें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो भी न्यू लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर पाए। ठीक है, और आपको बता दूं कि आप यहाँ से 12th मैथ्स के लिए रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि दिक कोज्याय क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ठीक है, मेनली इस यूनिट में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। दिक कोज्याय, ठीक है, दिक कोज्याय, दूसरा दिक अनुपात। ठीक है, ये दो जो चीजें हैं इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, और एक चीज है प्रक्षेप। ठीक है, तो हम समझेंगे आगे कि प्रक्षेप क्या होता है, दिक अनुपात क्या होता है, दिक कोज्याय क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि सबसे पहले हम यहाँ देख पा रहे हैं कि त्रिविमीय ज्यामिति है हमारे पास। त्रिविमीय ज्यामिति का मतलब होता है 3 डायमेंशनल जो आकृति होती है वो क्या होती है, वो त्रिविमीय ज्यामिति कहलाती है। जैसे क्या क्या आकृति हो जाएंगी? घन हो गया, ये हमारा जो है ये घनाभ हो गया। ठीक है, ऐसी आकृति जिनको बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता उनको 3D आकृति कहते हैं। ठीक है, ये घनाभ हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये घन हो गया हमारा। तो ये क्या है, सभी ये 3D आकृति है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया, बेलन हो गया। तो इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, 2D में नहीं बना सकते। ठीक है, या एक प्रकार से कहे कि ऐसे शेप, ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऐसी आकृति जिनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें होती है उनको क्या कहते हैं, 3D आकृति कहते हैं, 3 डायमेंशनल आकृति कहते हैं, या त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, अब समतल क्या होता है? एक सरफेस। ठीक है, ये हो गया हमारा समतल। समतल मतलब एक तल जो सभी जगह से समान हो। ठीक है, जैसे ये तल ले ले हम, ये पूरा तल, तो अगर ये सभी जगह से समान है, सभी बिंदु की स्थिति समान है, तो क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। ठीक है, इसको उतने डीप में समझने की जरूरत नहीं है। सरल रेखा क्या होती है? सरल रेखा क्या होती है, बहुत सारे बिंदुओं को जब मिलाते हैं, एक पर्टिकुलर दिशा में जब बहुत सारे बिंदुओं को मिलाते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, सरल रेखा। ठीक है, रेखा का कभी कोई अंत नहीं होता, वो बढ़ते जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखा। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम होंगी, और नहीं भी मालूम होंगी तो जनरली आप समझ गए होंगे कि ये चीजें क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें यूनिट में क्या देखना है। तो मैंने जैसे बात करी दिक कोज्याय की। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आपको मालूम होगा कि 3 अक्ष पढ़ते हैं जब हमने एकांक, समकोणीय एकांक सदिश या आई कैप, जे कैप, के कैप पढ़े थे पिछली क्लासेस में। तो क्या देखा था कि हमने ये देखे थे कि 3 अक्ष होते हैं। इसको मान लेते हैं हम एक्स अक्ष, इसको मान लेते हैं वाई अक्ष, और इसको मान लेते हैं जेड अक्ष। तो ये 3 अक्ष होते हैं, ये त्रिविमीय है। ठीक है, ये त्रिविमीय है, ये ऐसे नहीं है, ये कैसे है, ये ऐसे है। इन दोनों के बीच 90 डिग्री कोण, इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री कोण। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर, इसको थोड़ा नीचे बना देता हूं तो और अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब सही है। तो ये एक्स वाई जेड हो गया। अब इसका क्या काम, अब हम क्या करते हैं, मान लिया ये बिंदु है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको नाम देते हैं पी। तो हमारी रेखा क्या हो गई, ओपी। ठीक है, ओपी एक लाइन हो गई हमारी। हमने कहा से ओ से पी के बीच एक लाइन खींची।
ठीक है। अब क्या है, अब दिक् कोज्जाय का कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि ये जो रेखा है, ये जो y अक्ष है, इससे भी कुछ कोण बना रही होंगी। ये जो रेखा है ये x अक्ष से भी कोई कोण बना रही होंगी, और यही रेखा ये z अक्ष से भी कोई कोण बना रही होंगी। आई बात समझ में? ये रेखा काय से कोण बना रही है, ये x अक्ष से भी कोण बना रही है, y अक्ष से भी कोण बना रही है, और z अक्ष से भी कोई ना कोई कोण बना रही होंगी। तो मान लिया कि ये x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, y अक्ष से बीटा कोण बनाती है, और z अक्ष से गामा कोण बनाती है। ये हमने मान लिया है, ठीक है। ये ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, हम मानते हैं क्योंकि हमें इसके बेस पे आगे हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन, ये इसके बेस पे फॉर्मूलाज बनेंगे, इसलिए हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा मान लिया, इनके बीच ये रेखा और इस एक्स अक्ष के बीच का एंगल जो है, कोण जो है वो अल्फा मान लिया, इन दोनों के बीच का बीटा और इन दोनों के बीच का गामा। तो ये जो कोण है, ये कोण क्या कहलाएंगे, तो ये जो कोण बनेंगे ये हमारे कहलाएंगे दिशा कोण, या इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल। इनको बोलेंगे डायरेक्शन एंगल, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चल के हम क्या देखते हैं कि दिक् कोज्जाय क्या होंगी। तो अब कोज्जा, बात आई कोज्जा की। कोज्जा मतलब क्या होता है, कॉस। ज्या मतलब क्या होता है, साइन। स्पर्श ज्या अगर बोले तो स्पर्श ज्या मतलब होता है टेन। तो ये चीजें होती है। अगर ज्या बोले तो साइन की बात कर रहा है, कोज्जा बोले तो कॉस की बात कर रहा है, स्पर्श ज्या बोले तो टेन की बात कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब दिक् कोज्जाय क्या होगी, अगर हम इन एंगल को कॉस के साथ लिख दे, जैसे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो ये जो तीनों वैल्यू होंगी ये इस रेखा की क्या हो जाएंगी, दिक् कोज्जाय हो जाएंगी। ये इस रेखा की, ये ओपी की दिक् कोज्जाय हो जाएंगी ये तीनों। अगर हम इसको कॉस अल्फा को, अगर हम एल, इसको हम एल बोल सकते हैं, इसको हम एम बोल सकते हैं, सॉरी एल एम, हाँ एम, इसको एल बोल सकते हैं, इसको एम बोल सकते हैं, इसको एन बोल सकते हैं। तो किसी भी रेखा की दिक् कोज्जाय को किससे दर्शाया जाता है, एल एम एन से दर्शाया जाता है, ठीक है। और एल एम एन बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ क्या, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, दिशा कोण और दिक् कोज्जाय, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हुई क्या। हाँ, एक चीज और क्या है इसके आगे, ठीक है। तो इसके आगे एक चीज और है कि भाई ये रेखा जरूरी नहीं कि ये यही होंगी, जरूरी थोड़ी है कि ये यही होंगी। तो ये कहाँ हो सकती है, ये एक्स अक्ष पे भी हो सकती है। जैसे ये 3 एक्सिस है, तो ये y है, ये x है और ये z है। तो ये जो OP है वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार क्या, इसके 3 फॉर्मूले लिख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो OP को मान लेते हैं कि y एक्सिस पे है एक बार, और एक बार देखते हैं कि ये x एक्सिस पे है, और एक बार देखते हैं कि ये z एक्सिस पे है। एक बार x पर x पे है OP, और एक बार z, एक साथ नहीं, एक बार x पे, एक बार y पे, और एक बार z पे। तो इस 3 बार में 3 बार अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले मानते हैं कि अगर क्या होगा कि यदि जो OP है रेखा, ऐसा लिख देता हूं, यदि रेखा OP क्या हो, OP x अक्ष के, x अक्ष पर हो, एक रेखा OP x का अक्ष के समांतर हो या x अक्ष पर हो, तो क्या होगा, x अक्ष पर होगा तो तब इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, तब इसके दिक् कोज्जाय, तब इसकी दिक् कोज्जाय क्या हो जाएंगी, 1 0 0। अब ये कैसे हुआ, ये क्या फंडा है, तो ये फंडा अभी क्लियर हो जाएगा कि अब मैंने बताया कि जो कोण है ये अल्फा किससे बना रही है, ये रेखा एक्स अक्ष से, बीटा किससे बना रही है,
वाई अक्ष से और गामा किससे बना रही है, जेड अक्ष से। इतना आपको कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है, माथा पचाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि कॉस अल्फा एल, कॉस बीटा एम और कॉस गामा एन, ठीक है। और ये जो बता रहा हूँ ये, तो भाई अगर ये रेखा ओपी एक्स अक्ष पर हो तो ये एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएंगे, अगर ये एक्स अक्ष पे है तो इसका कोण तो 0 डिग्री होगा। मैंने बताया कि ये रेखा, ये तीनों जो है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब एक्स अक्ष पे 0 डिग्री का कोण, मतलब अल्फा की मान 0 हो गया। इसका मतलब cos 0 डिग्री बराबर से हमने देखा था 1 होता है, तो cos 0 डिग्री के इसका दिक्कोज्या क्या आ गई, 1। उसी प्रकार ये एक्स अक्ष y अक्ष से 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो cos, अगर ये रेखा एक्स अक्ष पे है मतलब ये रेखा से भी 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री बराबर से 0 और अगेन cos 90 डिग्री बराबर से 0। इसलिए इसकी जो दिक्कोज्या आएंगी, अगर ये रेखा एक्स अक्ष पर है तो इसकी दिक्कोज्या 1 0 0 आएगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में हमको देखना पड़ेगा, इसलिए आपको ये याद रखने की जरूरत है। उसी प्रकार हम देखें, यदि रेखा ओपी वाई अक्ष पर हो तो क्या होगा, वाई अक्ष पर हो तो इसकी दिक्कोज्याएं क्या हो जाएंगी, तब इसकी दिक्कोज्याएं वाई अक्ष पे है मतलब वाई के साथ कोण बनाएंगे 0 डिग्री का, y के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, मतलब cos बीटा बराबर से यहाँ क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री की 1, मतलब ये जो m की वैल्यू है ये 1 हो जाएगी। तो पहला 0, दूसरा 1 और तीसरा 0, l 0, m 1, n 0, ठीक है। इसी प्रकार से यदि ये रेखा जो है, रेखा ओपी z अक्ष के साथ ये जेड अक्ष पर हो, जेड अक्ष पर हो तो क्या हो जाएगा, ये जेड अक्ष पर हो तो क्या हो जाएगा, जेड अक्ष मतलब 0 0 1। तो आपको ये 3 चीजें याद रखना है और ये 3 चीजें याद रखना है कि ये दिक्कोज्या क्या होती है और दिक्कोज्या क्या क्या होंगी जब ये जो रेखा है, कोई रेखा एक्स अक्ष पर हो, वाई अक्ष पर हो, जेड अक्ष पर हो। तो आपको ये 3 और 3 6 चीजें याद रखना है। ये तो आपको याद ही रह गया, ये तो याद ही हो गया है। बस आपको ये याद रखना है कि एक्स अक्ष पर हो तो क्या होंगे दिक्कोज्या, वाई अक्ष पे दिक्कोज्या, जेड अक्ष पे दिक्कोज्या। एक्स अक्ष पे दिक्कोज्या एक्स वाई जेड का सीक्वेंस चलता है, तो इसको ऐसे याद रख सकते कि एक्स अक्ष पे मतलब एक्स की वैल्यू 1 होगी, बाकी सब 0। इसमें y की वैल्यू 1 होगी, बाकी सब 0। इसमें z की वैल्यू 1 होगी, बाकी सब 0। तो आप इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि भाई ये क्या चीज है, ठीक है। और एक चीज आपको यहाँ याद रखना है, ये 3 चीजें तो हो गई, आपको एक चीज यहाँ याद ये रखना है कि भाई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इसमें से, ठीक है। सॉरी मैं ब्लूप्रिंट नहीं बता पाया। तो क्या होगा, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा 1, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा 1 और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा 1, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि भाई अगर ये तीनों दिक्कोज्याएं है तो इनको वर्गों का योग कितना होता है। इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर इसे कितना होता है। तो ये हमेशा याद रखना ये 1 होता है। अगर हम cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा करें तो इसके बराबर क्या आएगा 1। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है और इसका फॉर्मूला का भी हम यूज करेंगे। इसलिए ये भी एक चीज याद रखने की है क्या कि इन तीनों दिक्कोज्याओं का वर्गों का योग 1 होता है। ये आपको याद रखना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक चीज और आएगी कि दिक् अनुपात क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो दिक् अनुपात क्या होगा भाई। तो दिक् अनुपात देखते हैं हम कि इसका एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना, बाकी इसमें और कुछ चीज की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो मान लिया कि ये जो एक रेखा है वो यहां से निकली ओपी और दूसरी रेखा भी यहीं से निकली है, ये ओ पी और ये क्यू आर। आई बात समझ में? तो ये जो दो बिंदु हमारे पास आए पी और आर, तो इन दोनों के बीच के कुछ ना कुछ दूरी होंगी, इन दोनों के बीच की दूरी होंगी, या हमारे पास यहाँ एक रेखाखंड मिलेगा पी आर मिलेगा हमें। तो ये क्या इसके दिक अनुपात क्या होंगे या इसकी दिक कोज्या क्या होंगी? अभी हमने क्या देखा कि अगर ये तीन अक्ष है, एक रेखा केंद्र से होकर ऐसी जा रही है, तो ये तीनों अक्षों से कितना कोण बनाएंगी यार, इसकी दिक कोज्या क्या होंगी। पर दिक अनुपात के लिए हमें ये देखना है कि जब ये दो रेखाएं हैं यहाँ पर, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो दूरी है वो इनकी दिक कोज्याएं क्या होंगी या दिक अनुपात क्या होंगी। ठीक है, तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़िए। आप क्या समझिए कि आपको दिक अनुपात निकालना है तो आपको क्या फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो दिक अनुपात के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? तो दिक अनुपात के लिए मैंने अभी ये बताया कि ये एक रेखा ये दूसरी रेखा, ये P मान लिया, ये Q मान लिया, इसके इसके निर्देशांक मान लिए x1, y1 और z1, इसके निर्देशांक मान लिए x2, y2 और z2। तो ये दोनों के निर्देशांक हो गए। ठीक है, ये दोनों को निर्देशांक हो गए। अब क्या करते हैं हम दिक अनुपात के लिए? क्या करते हैं कि सबसे पहले दिक कोज्या ले लेते हैं। ठीक है, तो दिक कोज्या के लिए क्या करते हैं हम, मैं यहां लिख देता हूं, पी क्यू की दिक कोज्याएं x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू बराबर y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू बराबर z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएंगी, ये अगर आपको PQ की दिक कोज्या बोले तो ये इसके दिक कोज्या हो जाएंगी। अब बात यहाँ एक चीज आ गई, ये आपको x2 x1 समझ में आ गया, y2 y1 समझ में आ गया, z2 z1 समझ में आ गया। अब यहाँ PQ क्या है भाई? तो PQ कुछ नहीं है, PQ की जगह आपको रखना है तो यहाँ हम लिख देते हैं PQ बराबर इसे रूट ओवर x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग धन z2 माइनस z1 का वर्ग। तो ये PQ की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पर। आई बात समझ में? तो ये PQ की वैल्यू होगी। उसके बाद क्या चीज है, दिक कोज्या तो हो गई, पर अब यहाँ दिक अनुपात क्या हो जाएंगे? तो PQ के दिक अनुपात, PQ के दिक अनुपात अगर देखे जाए तो क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 जो है ये PQ के दिक अनुपात हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दो फॉर्मूले आ गए। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ये दो फॉर्मूले? एक हो गए ये दिक कोज्या, अगर किसी रेखा की दिक कोज्या निकालना है तो ये आ गए। आपको क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दिक अनुपात दिक कोज्या हो गई और ये दिक अनुपात निकालने के लिए ये है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये दो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और PQ क्या होगा? PQ का मान ये होगा, आप ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, तो हम इतने चीजें जो आपको देखनी है, इसके बाद हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसको रहने देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो उतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि ये क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तो बाकी चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।